everyone, welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh, and as you all know that we have started chapter 2nd of history. In the previous video we have discussed about the chapters New Kingdoms, and in this we have discussed about the empire of the Harsha after the death of Harsha, and we have also discussed about the many emergence of the different kingdoms in India, and which are divided and scattered in the different portions of India. So we have discussed about the north and northwest of India, and some of the regions located in the eastward and the Deccan area and the southern area of India. Many kingdoms and many dynasties are emerged here in the ancient period as a new kingdoms. And now we have also discussed about many of the dynasties like Gujar Pratiharas, Chauhans, and many of the Rajput clans. So in this video we are moving further and see that what is left in this chapter. सो अब देखते हैं कि आगे क्या क्या हमें पढ़ना है. इससे पहले जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो आपने, आई होप आपको समझ में आई होगी, आपने रिवाइज़ किया होगा. लास्ट हमने पढ़ा था चौहान्स के बारे में. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूलर था पृथ्वीराज चौहान. हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद ऑफ गौरी के बीच में दो युद्ध हुए थे. तराइन का युद्ध 1191 में एक हुआ था और 1192 में. 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और 1192 में मोहम्मद ऑफ गौरी जीता था. मोहम्मद ऑफ गौरी एक ये क्या कहते हैं उसको, महमूद ऑफ गजनी भी कहा जाता था, क्योंकि वो गवर्नर था अफ़गानिस्तान का, उनकी सेना का. तो इसीलिए जो देखा कि इसके विनिंग के बाद, मोहम्मद ऑफ गौरी के विनिंग के बाद जो था, इंडिया का पूरा एक टर्म्यूल पॉइंट था. इसमें क्या हुआ था, इंडिया बिल्कुल अब वहाँ पे जो मुस्लिम्स एम्पायर था, मुस्लिम रूल था, वो इंडिया में मतलब धीरे धीरे इमर्ज होता हुआ दिखाई देने लग गया. और इसके साथ साथ अफ़गान और तुर्क की फ़ौज भी इंडिया में इंडेवर्ट करने के लिए आने लग गई. तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन कौन से राजपूत क्लैंस के बारे में इसमें दिया है, या और कौन कौन सी डायनेस्टी है इस टाइम पीरियड में जो इमर्ज हुई थी एज अ न्यू किंगडम. यस डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं परमार्स, जो परमार्स थे वो भी मतलब एक राजपूत किंगडम से थे. ये मालवा एरिया इसके पास थे. मालवा एक प्लेट्यू रीजन है. मालवा का पठार आपने नाम सुना होगा. तो ये प्लेट्यू एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट थोड़ा सा अबव में है, मतलब नर्मदा रिवर के अबव नॉर्थ के पोर्शन में मालवा का रीजन है. वो पूरा जो एरिया था वो परमार डायनेस्टी से रूल करता था. ये 10th और 12th सेंचुरी में वहाँ रूल करते थे. इनका जो फेमस किंग था वो था राजा भोज. राजा भोज तो था वो फेमस किंग था, और परमार्स काफ़ी अच्छे टाइम तक रूल किए थे. टिल 1305 AD तक इनने रूल किया था, अच्छे से अपने एम्पायर को वास्ट किया था. उसके बाद फिर इनका जो रूलिंग था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्कर के बाद. मतलब अलाउद्दीन खिलजी के इमर्ज होते ही उनका धीरे धीरे एम्पायर क्या हुआ, ख़त्म होने लग गया था. अलाउद्दीन खिलजी के बाद हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे. और इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है, मतलब कि ये एविडेंस है, हिस्टोरिकल एविडेंस है परमार्स का. इनमें इनके बारे में मतलब कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जो कि परमार्स एंड राजपूत के बारे में एक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे पालाज ऑफ बंगाल. बंगाल के पालाज नाम की एक डायनेस्टी थी जो बंगाल में रूल करती थी. इसमें इनके जो हेड थे, मतलब जो ओरिजिन रूलर था वो था गोपाला. ठीक है. जो बंगाल का जो पाला डायनेस्टी था, वो उसका जो मेन रूलर था, ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट हुआ था उस बंगाल की डायनेस्टी का, वो गोपाला से स्टार्ट हुआ था. उसके बाद उसका धर्मपाला
धर्मपाला उसका बेटा जो था उसका नाम था धर्मपाला। उसी ने बाद में पाला डायनेस्टी को और ज़्यादा पॉपुलर बनाया और धर्मपाला को ही अगर हम माने तो धर्मपाला को ही हिस्टोरिकल में ये माना जाता है कि इतिहास के नज़रिए से धर्मपाला जो थे वो पाला डायनेस्टी के मेन फाउंडर माने जाते थे। मतलब कि बंगाल में जो एक इलेक्टेड रूलर था वो गोपाला था, लेकिन बाद में उसके सन ने पाला डायनेस्टी को और ज़्यादा पॉपुलर किया और वही फाउंडर माने जाते थे पाला डायनेस्टी के। तो पाला क्या थी? एक तरह से डायनेस्टी थी। कहाँ की थी? बंगाल की डायनेस्टी। उसके बाद धर्मपाला के बाद उसके सन आए देवपाल। ठीक है, देवपाल आए। उसके बाद फिर इस तरह से उनका धीरे धीरे बंगाल के रीजन में काफ़ी ज़्यादा वास्ट एम्पायर उनने डेवलप किया अपना। साथ ही साथ उनने बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में भी अपना जो डायनेस्टी थी उसको फैलाया। उसके बाद ये जो पाला किंग्स थे उसमें आगे चल के और भी बहुत सारे पाला किंग्स इमर्ज हुए थे। उसमें से एक पाला किंग्स थे जैसे जिनका नाम था महिपाला। ये आगे चल के ये डिफीट हो गए थे चोला डायनेस्टी के राजेंद्र चोला से। एक किंग थे राजेंद्र चोला नाम के, उनसे ये हार गए थे किसी युद्ध में, क्योंकि अलग अलग टेरिटरी को हासिल करने के लिए राजा महाराजाओं में बहुत सारा युद्ध होता रहता था। अच्छा, जो पाला डायनेस्टी थी ये एक बुद्धिस्ट फॉलोवर्स थे, मतलब बुद्ध के फॉलोवर्स थे। ठीक है, ये फॉलो करते थे बुद्ध के पाथ को। और इनने नालंदा बिहार में इनने बहुत सारा जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ को इनने फाउंड किया था और उसको इस्टेब्लिश करवाया। जैसे कि धर्मपाला जो थे उनने बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री और कॉलेज इस्टेब्लिश करवाया था विक्रमशिला में। ठीक है, और बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री ही है, ये भी एक बौद्धिस्ट विद्यालय महाविद्यालय कहलाता है। मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री मतलब बिल्डिंग। और यहाँ पे भी क्या है, बौद्ध धर्म के जितने भी फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, उनको शिक्षा मिलती है और उसको प्रमोट किया जाता है बौद्धिस्ट रिलीजन को। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ये भी उसी टाइम पीरियड में रिवाइव्ड की गई थी पाला डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। और इन लोगों ने विक्रमशिला में बौद्धिस्ट मॉन्क और कॉलेजेस को इनने इस्टेब्लिश करवाए थे। उसके बाद धीरे धीरे 12th सेंचुरी एडी तक पाला डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गई, ख़त्म होने लग गई। फिर आगे हम देखते हैं तुर्किश इन्वेशन इन इंडिया। तुर्कों का जैसे इंडिया में आक्रमण या किस तरह से वो इंडिया में आए थे। तो इंडिया हमेशा से ही बहुत ही रिच और पावरफुल कंट्री रहा ही है हमेशा से। तो लोगों का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का सोर्स भी था इंडिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स पाए जाते थे। और जैसे कि हम बोलते हैं सोने की चिड़िया कहलाता था इंडिया, तो ये वाकई में था। तो इसने बहुत सारे विदेशियों को जैसे तुर्क और अफ़गानियों को इंडिया में आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी महमूद ऑफ गजनी की। महमूद ऑफ गजनी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो था ये बहुत बार इसने इंडिया में अटैक किया था। सेवरल टाइम्स इसने इंडिया में अटैक किया था। अबाउट 17 to 20 टाइम्स इसने इंडिया में अटैक किया था। इसके इंडिया के अटैक करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि इंडिया की जितनी भी वेल्थ है उसको प्लेंडर करना, उसको ख़त्म करना और अपने रिलीजन को प्रमोट करना इंडिया में। इस्लाम को, मुस्लिम रिलीजन को इंडिया में प्रमोट करना और साथ ही साथ अपनी जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज़ करना और इंडिया की वेल्थ को ख़त्म करना, लूट के अपने देश की ताकत और ज़्यादा बढ़ाना, यही उसका काम था। वो जब इंडिया में आया तो उसने इंडिया के जितने भी मंदिर थे, मंदिर वगैरह, इन सबको महमूद ऑफ गजनी का एक मेन एम था कि इंडिया की वेल्थ को प्लेंडर करना और उसके बाद फिर इसकी टेरिटरी को हथियाना। लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं था इंडिया की टेरिटरी को रूल करने के लिए। तो उसके बाद कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी ने
इंडिया की टेरिटरी को रूल करने का फ़ैसला किया और यहाँ पे मुस्लिम शासकों को इस्टेब्लिश करने और रूल को बनाने के लिए एक फाउंडेशन रखी। मोहम्मद गौरी जो था वो रूलर था, अफ़गानिस्तान से आया हुआ था और ये गजनी का एम्परर था। और इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही था कि पृथ्वीराज चौहान के साथ इनका जो लड़ाई हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ तराइन, उसी से धीरे धीरे मुस्लिम डायनेस्टी को इसने इस्टेब्लिश किया। इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था। और इसी तरह से धीरे धीरे मुस्लिम एम्पायर इंडिया में आने लग गए और उनका मेन एम था अपने रिलीजन को प्रमोट करना, यहाँ पे अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करना। और इंडिया के जो हिंदू टेम्पल्स वगैरह थे उन सब में जो मूर्तियाँ वगैरह थी सोने की चांदी की, उन सारी मूर्तियों को लूट के ले गया था। ज़्यादातर इसने इंडिया के जो टेम्पल्स वगैरह थे, मंदिर थे, उन सबको ख़त्म कर दिया था, तोड़ दिया था, क्योंकि वो चाहता था इंडिया में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और यहाँ की सारी वेल्थ को ले जाना। और पहले की जो मूर्तियाँ थी मंदिरों में वो सोने की बनी रहती थी या चांदी की होती थी, तो उससे बहुत सारा उसको वेल्थ मिल जाता था। तो इसीलिए इसका मेन एम यही था। तो रीजंस क्या थे तुर्किश रूलर्स के सक्सेस के? रीजंस यही थे कि इंडिया में एकता नहीं थी। सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे इंडिया में, उनमें यूनाइटेडनेस नहीं थी। सब लोग आपस में बिखरे हुए थे, सब अपनी टेरिटरी को संभालना चाहते थे। राजा शासन था तो सब अपनी टेरिटरी, अपनी सीमा तक ही देखते थे। इसलिए अगर उनके अंदर यूनिटी होती तो ये ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन यूनिटी नहीं होने के कारण तुर्किश आर्मी जो थी वो बहुत ऑर्गेनाइज थी और इसीलिए वो इंडियन फोर्स को ईज़िली, इंडियन फोर्स और इंडियन एम्परर्स को ईज़िली उसने कॉन्कर कर दिया। लास्ट हम देखते हैं कि साउथ में किंगडम्स कौन कौन से थे। साउथ के जो किंगडम्स थे, जैसे कि साउथ में भी बहुत सारा स्ट्रगल हम देखा कि तुर्क और अफ़गान का बहुत सारा स्ट्रगल था, जो कि डेक्कन एरिया में भी था। और साउथ इंडिया में जो डेक्कन था वो बहुत ज़्यादा रिच प्लेस माना जाता है मिनरल्स के लिए, मिनरल्स ओर्स के लिए। वहाँ पे बहुत सारा खनिज संसाधन पाया जाता है, तो वहाँ के लिए भी बहुत स्ट्रगल हुआ था। साउथ इंडियन के किंगडम्स के बारे में जैसे कि हमने बताया था कि राष्ट्रकूटास, चालुक्यास, चोलास, पांड्यास, चेरास, पल्लवास, ये सब जो थे ये वहाँ के किंगडम्स थे, पॉपुलर किंगडम्स थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर किंगडम्स जो था राष्ट्रकूटास था। और इसमें हमने देखा कि थ्री पार्टी स्ट्रगल भी हुआ था साउथ इंडियन में। थ्री पार्टी स्ट्रगल हुआ था कन्नौज को लेके कि कन्नौज में कौन वो कन्नौज को कौन कॉन्कर्ट करेगा, उसके लिए थ्री पार्टी स्ट्रगल्स भी हमने देखा। इसमें से राष्ट्रकूटास एक बहुत ही पॉपुलर और ये जो था ये एक पावरफुल किंगडम से इमर्ज हुआ था। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो लीडर था वो दंती दुर्गा था। दंती दुर्गा एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीडर था राष्ट्रकूटास डायनेस्टी का। और उस समय इस डायनेस्टी ने में और भी जैसे कृष्णा वन, इस तरह के बहुत सारे एम्परर इमर्ज हुए थे। और रॉक कट स्टाइल ऑफ टेम्पल ऑफ कैलाशानाथ, एलोराज टेम्पल, ये इसी रूल में बिल्ड हुए थे, राष्ट्रकूटास के रूल में। सो डियर स्टूडेंट, हमने देखा राष्ट्रकूटास जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और कन्नौज के लिए एक थ्री पार्टी स्ट्रगल भी हुआ था। इन सारे जो साउथ के ये थे रूलर्स थे इनके बीच में हुआ था। और जिसमें से जो राष्ट्रकूटास थे वो विनिंग हुए थे और उन्हें वो एरिया कैप्चर किया था। और साथ ही साथ इसमें हमने देखा दंती दुर्गा नाम के एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीडर थे इस टाइम पे। और कैलाशानाथ टेम्पल, एलोरा टेम्पल इस टाइम पे बिल्डअप हुआ था। सो यही था डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोगों ने पढ़ा चोलास के बारे में। चोलास में राजा राज चोला और राजेंद्र चोला, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर थे साउथ हिस्ट्री के, जो चोला एम्पायर के थे, ठीक है। और उसके बाद फिर चोला एम्पायर आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, कॉर्नर में, कोस्टल एरियाज़ की तरफ पड़ता है, ठीक है। ये पूरा एम्पायर उनका था, चोला डायनेस्टी का, राजेंद्र चोला और राजा राज चोला।
तो इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। इनका एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि इनकी जो मिलिट्री पावर थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थी, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। इनकी जो आर्मी थी वो उसमें काफ़ी इन्वेंट्री होती थी एलिफेंट्स की, ठीक है। और आर्मी के साथ साथ नेवी भी थी, तो इनकी एक पावरफुल आर्मी थी, एक पावरफुल सेना थी इनके पास। और इनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? रेवेन्यू मतलब वो इनकम किस तरह से जनरेट की जाती थी। तो ज़्यादातर इनकम जो थी वो एग्रीकल्चर लैंड में की जाती थी प्रोड्यूस। जैसे कि डियर स्टूडेंट केस स्टडी में दिया हुआ है कि मतलब कि इनके बारे में, स्पेशली चोला डायनेस्टी के बारे में, कि चोला डायनेस्टी किस तरह से था। वो बहुत ज़्यादा उसके फीचर्स के बारे में बात की गई है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में आर्मी और नेवी इन्वॉल्व थी। इनका इरिगेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था और प्लान्ड था, ठीक है। और आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह या एम्बार्कमेंट बने हुए थे, डैम्स बना के ये लोग डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया था कावेरी रिवर में, जो कि साउथ एरियाज़ में पड़ती है, ठीक है। और वहाँ से वो डैम्स की हेल्प से इरिगेशन सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा बहुत इफ़ेक्टिव इरिगेशन सिस्टम था। रेवेन्यू सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर रेवेन्यू जो था वो एग्रीकल्चर लैंड से निकाला जाता था, ठीक है। ज़्यादातर इनका जो इनकम का जो सोर्स था वो एग्रीकल्चर था। और इनका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इनके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि अभी ये पंचायती राज सिस्टम है, तो उस समय असेंबलीज़ होती थी, सभाएं की जाती थी विलेज मैनेजमेंट के लिए, विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सभा और महासभा उर नाम की सभा या असेंबली कंडक्ट की जाती थी। तो इस तरह का था इनका एडमिनिस्ट्रेशन। और इनने एजुकेशन, इरिगेशन, गार्डन, अकाउंट्स, इन सब में काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्टिवली ये परफॉर्म करते थे। इनकी एक्टिविटीज़ अलग अलग एरियाज़ में देखी जाती थी। मतलब कि उस टाइम का बहुत ही पॉपुलर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था चोला डायनेस्टी का। और इसीलिए इसकी केस स्टडी में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसमें सारी चीज़ें बताई गई है। इनका सभा, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन जो सिस्टम था, वो टैक्स जो था इनका ज़्यादातर एग्रीकल्चर में लगता था। इसके अलावा पब्लिक वेलफेयर के लिए बिल्डिंग्स, रोड, डैम्स, इन सबको मेंटेन किया जाता था। वो किससे मेंटेन होता था? जो टैक्स लिया जाता था, कर जो लेते थे ये किसानों से या एग्रीकल्चर लैंड पे जो कर लगता था, उसी से ये सारे जो डेवलपमेंट का काम होता था विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सारा काम कराया जाता था। जैसे कि अभी भी सरकार जो हमसे टैक्स लेती है उसी से रोड और बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है, डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है, तो वैसे ही चीज़ें वहाँ पे भी देखने को मिली थी। ये देखिए डियर स्टूडेंट, आपको इंडिया के मैप में ये चोलास दिख रहा है। ये पूरा एम्पायर था जो अलग से येलो, डार्क येलो में जो है, ये पूरा चोला एम्पायर का किंगडम था, जो कि चोला एम्पायर रूल करते थे। तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि इनका बहुत ही वास्ट एम्पायर था। साथ ही साथ इनका एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी भी बहुत ही अच्छा था। आप ये जो केस स्टडी है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से मेरे वीडियो के साथ, और वीडियो सुन के भी आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ें इस केस स्टडी में बताई गई हैं। सो डियर स्टूडेंट, यही था चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री, न्यू किंगडम्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा। आप दोनों पार्ट अच्छे से देखिए, वॉच करिए, समझिए, और इसको समझ के इसकी एक्सरसाइज भी सर्च करने की कोशिश करिए, और ट्राई टू मेंटेन योर नोट्स ऑल्सो। And if you can also search your exercise according to the video and the chapter which is explained to you. Thank you everyone. Thank you for watching. I will provide you the next lecture on the another topic afterward. So keep watching my channel and keep and subscribe it, like it, comment it, share it, so that, and also don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my new uploads. Okay dear student, stay healthy and happy. God bless you. Bye bye. Take care. Thank you for watching.